हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 ही पॉइंट हैं जो डिस्कस करना है, जिसमें से 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन सा सर? डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऑसिलेशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और उसके सारे वेरिएशंस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। बोलिए हाँ या ना। यस, लेकिन मुझे कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बताना है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है वो अभी देख लेंगे, पूरा थ्योरी में रख रखा हूं। इस चैप्टर में बेटा जो चीज क्वेश्चन आना है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से आना है, जो कि मैंने बताया है। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्लेसमेंट करंट का लिया हूं, एक और क्वेश्चन लिया हूं लेक्चर्स को थोड़ा ढंग का बनाने के लिए। अदरवाइज कंटेंट बेटा आपको मैं बता चुका हूं बोर्ड के लिए और मेंस के लिए और नीट के लिए। जेईई एडवांस में सिलेबस ही नहीं है। ठीक, तो आ जाइए यहां पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर space and time varying electric and magnetic field E cross B would generate a plane electromagnetic wave in a y direction। अब देखो y डायरेक्शन में EM वेव का डायरेक्शन है। EM वेव किधर जा रहा है? y डायरेक्शन में, यानी कि एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा होगा? y डायरेक्शन में। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने आपको बताया है बेटा कि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो पॉइंटिंग वेक्टर से आता है, वो E क्रॉस B बाय एप्सिलॉन नॉट के म्यू नॉट के बराबर होता है। बोलो बताया नहीं बताया? यानी कि हमें एक ऐसा E लेना है, एक ऐसा B लेना है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी डायरेक्शन होगा वो y में हो। y का मतलब क्या? k कैप में आ जाए। ये है क्वेश्चन, बस सॉरी y j कैप ना, ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है हर एक एग्जाम में, मतलब बोर्ड में, नीट में, मेंस में। बात आ रही है समझ में? यस। तो देखेंगे आप लोग E क्रॉस B हो जाएगा, क्या वैल्यू होगा वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसका डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं। इसका डायरेक्शन क्या हो, इसका डायरेक्शन क्या हो, जिससे कि यहां पे बैठे हुए चीजों का डायरेक्शन जे में हो। कहां पे हो? जे में। ये क्वेश्चन वालों ने बोला। अब आप हाथ घुमाना शुरू कीजिए, राइट हैंड थंब रूल और आंसर निकालिए। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो x, अब ऑप्शन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड x में है और मैग्नेटिक फील्ड y में है, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। खुपाच। इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, ये x में है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों का सेम होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बोलो हाँ है ना? यस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करो। अब ये दोनों देखो, इसमें भी y में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखो, ये तो सीधा आंसर ही हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड z में है, जरा देख भी लो, z में है, z। तो ये हो जाएगा EZ क्रॉस x में है मैग्नेटिक फील्ड BX, और ये जो चीज है वो किसके बराबर होगा? ये J कैप आना चाहिए। क्या आ रहा है? देखो, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर। देखो कुछ लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत था मैग्नेटिक फील्ड का, वही बता देता हूं। फिंगर राइट हैंड यूज करना है, और ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर, और ये पाम, और ये थंब, फिंगर पाम थंब, फिंगर पाम थंब। तो यहां पे क्या है? फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर बेटा। तो Z की तरफ फिंगर रखो मान लो, और ये सेट कर लो, x क्रॉस y इज इक्वल टू z। z किधर होगा? बाहर होगा। x क्रॉस y इज इक्वल टू z फॉलो हो गया। ठीक, अब बोल रहा है z की तरफ फिंगर, क्योंकि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर। तो z किधर है? इधर। तो इधर रखो फिंगर, तुम्हारी तरफ जा रहा है फिंगर। देखो अब ऐसे रखो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, डजंट मैटर। ऐसे नहीं रख सकते ऊपर, ऐसे नहीं रख सकते, इधर ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते। कैसे रख सकते हो? ऐसे, ऐसे रखोगे अपनी तरफ। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? Z। ओके, दूसरा क्या है? X। दूसरा क्या है? X। दूसरा क्या है? X। तो फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, palm towards the second vector magnetic field, curl your finger, thumb gives the direction of resultant vector। रिजल्टेंट क्या है? ये प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव जो किधर है? J डायरेक्शन में। क्या सेट हो चुका है? Z क्रॉस X किधर आया? Y, यानी कि प्रोपोगेशन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बाबू, बच्चे,
नन्हे मुन्ने, ये क्वेश्चन नीट में और मेंस में हर एक साल आया है, इसी का इधर उधर का फॉर्मेट। एक और क्वेश्चन में बना देता हूं ऐसा ही, चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूं। सपोज करो मैंने बोला कि B जो है वो Z डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में, वो है B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा। या इसको और बढ़िया बना देता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं, चलो B इज इक्वल टू, और बढ़िया क्वेश्चन बनाना है अगर तुम्हें तो यहां पे भी कुछ न्यूमेरिकल डेटा ले लो, 2.0 टेस्ला है ना, साइन ओमेगा का वैल्यू लिख लो 1000 पाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस टी, ऐसा लिख लो। यह है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड, तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव इज गिवन बाय दिस। मैंने क्या लिखा देखो जरा, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव is given by BZ. फाइंड, अब जो मन करे ना वो मान लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। दूसरा वेवलेंथ। तीसरा वेव नंबर, ये k होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी निकालते रहो, जो मन करे वो निकाल लो, ठीक है। देखो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बेटा, फटाफट देखो जल्दी से। ये रहा सर हमना, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, z डायरेक्शन में, तो ये लिख लिया करो फटाक से, x क्रॉस y इज इक्वल टू z। ओके, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड है इधर, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, E क्रॉस B। अब B का वैल्यू दिखा रखा है तुम्हारे पास, और ये क्या होना चाहिए, E क्रॉस B। E क्रॉस B किधर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो यहां पे मिल रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ईएम वेव का सेम होता है, तो ये आई कैप है। कैसे पता सर, x देख के बोला, z है मतलब ये क्या लिखूंगा मैं, B को k कैप है, क्योंकि x डायरेक्शन में आई कैप आएगा, y डायरेक्शन में j कैप आएगा, और z डायरेक्शन में k कैप आएगा। दोबारा से सुनो, यहां पे x डायरेक्शन में i कैप आएगा, x डायरेक्शन में i कैप आएगा, y डायरेक्शन में j कैप आएगा, z डायरेक्शन में k कैप आएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। अब देखो जरा सा ध्यान से बेटा, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो आप, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आपको पता है कि सर यहां पे B जो है वो K में है, फिंगर का कोई चीज नहीं दिया, ठीक, कोई बात नहीं। पाम का तो दिया, पाम किधर रहना है, K में। पाम किधर, इधर। पाम किधर, इधर। पाम किधर, इधर। पाम उधर हो चुका है, यस। पाम इधर। अब पाम इधर रख के तुम ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे तुम कैसे भी रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये कैसे भी रख सकते हो, लेकिन पाम रहना चाहिए Z की तरफ। ओके, पाम Z की तरफ। ओके, अब क्या, और थंब I की तरफ, तो पाम Z की तरफ, थंब I की तरफ, पाम Z की तरफ और थंब I की तरफ। कैसे पता, थंब क्यों इधर है, क्योंकि ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बता रहा है ना बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये पाम इधर और थंब इधर, तो फिंगर जिधर इंडिकेट करेगा, फिंगर जिधर इंडिकेट करेगा उधर क्या होगा बेटा, उधर हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, palm towards the second vector, thumbs gives the direction of propagation of electromagnetic waves। और वो कहां पे मिलता है, यहां पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो बेटा। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का E होगा किधर, Y में। ये गलत लिख दिया मैंने, E किधर होगा, Y में। अच्छा सर, ये होगा Y में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो तुम्हें चाहिए, ये कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी तुम निकाल सकते हो। कैसे, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो क्या देता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है। ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ,
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से ये चीज को खेलने सिखाया था ना कि मैग्न v बराबर, अरे अभी तुरंत बता देता हूं, रुक जाओ। तो यहां पे अभी मैं ई नॉट बोलता हूं, ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे बताता हूं अभी मैं। ओके, यहां पे लिखोगे साइन, हाँ इसका भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, सब कुछ सेम होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1000 पाई x माइनस टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे y लिख दिया, किसी ने माइनस y लिख देगा, कोई z कुछ भी लिख देगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ई नॉट कैसे निकलेगा, देखो ये कैसे निकलेगा, जरा सा देखो। ये मैंने क्या बताया था, याद है तुम्हें, वेलोसिटी सिलेक्टर तुम्हें पढ़ाया था मैंने, याद है। ई जो होता है वो वीबी के बराबर होता है, शायद याद हो तुम्हें, तो इसीलिए वीबीएल वाला कॉन्सेप्ट आता है। ई जो होता है वो वीबी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट में क्या रिलेशन है, ई नॉट इज इक्वल टू वी, मतलब स्पीड, स्पीड किसका, ईएम वेव का। ईएम वेव किस स्पीड से जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा सर। तो क्या आंसर होगा बेटा, सी बी नॉट। तो यहां से देखो हमें क्या चाहिए, हमें ई नॉट चाहिए, तो सी बी नॉट पता है तुम्हें। यहां से देखो ये जो जनरल इक्वेशन है, इसको अगर इक्वेट करोगे तुम तो क्या लिखोगे, बी जेड, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहां पे बेटा ये चीज को देखो अगर, तो बी नॉट का वैल्यू कितना है 2, बी नॉट का वैल्यू कितना है 2.0 टेस्ला इंटू साइन, के का वैल्यू कितना है बेटे, के का वैल्यू कितना है बेटे 1000 पाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना है 1 ही है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे, टी को टी ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा BZ। देखो ध्यान से, अब इससे इक्वेट करो और सारे आंसर्स निकल जाएंगे तुम्हारे। तो ये रहा बी नॉट का वैल्यू, जिसका वैल्यू ये है, बोलो क्या समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं यहां पे लिखूं कि बी नॉट का वैल्यू क्या है, तो बी नॉट क्या है जरा देखना, बी नॉट है 2 टेस्ला, 2.0 टेस्ला, और सी पता है तो ई नॉट पता चल गया। सो ई नॉट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 2.0 टेस्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 8। बोलो मजा आया तुम्हें। और ये ई नॉट का एसआई यूनिट, विद एसआई यूनिट है ना, विद एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर लिख लोगे ना यार, लिख दूं क्या, ओके। ये हो चुका है सर, हाँ बिल्कुल हो चुका है, क्यों परेशान हो रहे हो, यही तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालेगा सी के फैक्टर से। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत, नो सर। अब इसको जब जनरल इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो क्या होगा 100,000 पाई, क्या होगा 1000 पाई। दूसरा देखो k का वैल्यू इक्वेट किया 1000 पाई, और ये क्या है x, x हो गया k के बदले ये है, k का वैल्यू हो चुका है 1000 पाई, k हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा किसके बराबर होगा 1000 पाई, पाई से पाई निपट गया, लैम्डा का वैल्यू इधर और ये इधर, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, और इसको एंगस्ट्रम में तुम करने का है तो कर सकते हो। और क्या पूछा था क्वेश्चन वालों ने, वेव नंबर में निकाल दिया, वेवलेंथ निकाल दिया, मतलब टाइम पीरियड ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा का वैल्यू 1 है। ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी मान लो, चौथा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया फ्रीक्वेंसी, क्या समझ में आ रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पूछ दिया। तो ये क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे यहां पे फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूं, अगले पेज में क्या भरूंगा ये देख लो, चलो छोड़ो। देखो फ्रीक्वेंसी अगर पूछता है फ्रीक्वेंसी तो क्या लिखोगे तुम, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, और ये क्या होता है, ये क्या होता है 2 पाई एफ, तो ये ही तो है फ्रीक्वेंसी। हाँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा कैसे निकालोगे, इक्वेट करके, इक्वेट करो दोनों को, ओमेगा की जगह पे क्या है यहाँ 1 रेडियन, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई हर्ट्ज। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन निकाल दोगे ईएम वेव का, पक्का। यस सर। एक और क्वेश्चन देखो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने रखा है, ये क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करके देखो तो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं तुम लोग, जल्दी से करो तो।
ये क्वेश्चन क्या है देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं ये, जिसका प्लेट एरिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है इसने, रेडियस का वैल्यू है 0.1 मीटर। ओके, तो एरिया का वैल्यू तुम निकाल लोगे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 0.5 mm, तो डी का वैल्यू इसने दे रखा है कितना, 0.5 mm। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट चार्जेस डी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर, इसके बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इसने ये पूछा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, गिवन इन द क्वेश्चन, डी बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 5 × 10 का पावर 13 वोल्ट पर मीटर इंटू सेकेंड। ओके, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना, 0.1 का होल स्क्वायर। बोलो क्या ये निकल जाएगा, यस। पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, क्या मैंने ये तुम्हें बताया या नहीं बताया डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने को, क्या मैंने बताया या नहीं बताया है, बिल्कुल बताया है सर आपने। तो क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, आईडी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इस चीज को जब तुम देखोगे यहां, तो यहां से तुम्हें पता चलेगा कि सर इस रीजन में फ्लक्स कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फाई क्या होता है, ई डॉट ए, बोलो फाई क्या होता है, ई डॉट ए। ई का वैल्यू है ना, ई का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जब तुम लिखोगे डी फाई, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी बेटा, तो क्या करोगे मुझे बता दो, एरिया तो फिक्स है, लेकिन डी बाई डी टी का वैल्यू ये इसने दिया कि डी बाई डी टी वेरिएबल है। तो इसको जब तुमने डिफरेंशिएट किया यहां पे बेटा, तो क्या आया, ए बाहर आया और ये डी बाई डी टी आया, बोलो हाँ या ना। तो डी फाई बाई डी टी का जो वैल्यू है ना बेटा, वो तुम्हारे सामने आ चुका है, ये रहा एरिया का वैल्यू और ये डी फाई बाई डी टी का वैल्यू। क्या ये वैल्यू तुम निकाल पाए या नहीं, क्या देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आसान आसान आता है, यस। अगर ये भी निकाल लिए तो अब क्या बचा है सर, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर, ये रहा आपके सामने -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू डी फाई बाई डी टी का वैल्यू भी आपने निकाल दिया, ये एरिया का वैल्यू और डी बाई डी टी का वैल्यू, ये यानी कि लिख दिया मैंने 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, आई डोंट नो उसका वो क्या था, 0.1 था, 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर, यहां पे देखो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, और इनटू क्या लिखोगे बेटा जल्दी से बताओ सर, हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू 5 × 10 का पावर 13 वोल्ट पर मीटर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 × 10 का पावर 13 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई कर लोगे यार बच्चों, या मैं करूं, कर लोगे। तो इस तरीके से तुमने निकाल लिया इसका आंसर। तो ये देखो किसका वैल्यू आया, आईडी का, ये क्या है आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये भी पता चल गया हमारा ईएम वेव का। तो ये 2-3 कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे कराने थे तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। यस सर समझ में आया। अब मुझे तुम्हें बताना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जरा देखो ध्यानपूर्वक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा, इस पे क्वेश्चंस एक बार आया हुआ है यार, पता है ये बहुत ही बकवास सा एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन क्या करोगे मजबूरी है, हमें याद रखना और समझना है बेटे। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके सारे पॉइंट्स मैंने समराइज कर दिया। ये मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया इन सारे वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उसके कॉम्बिनेशंस हैं तो इन स्पेक्ट्रम में है क्या सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्चुअली क्या है, ओरिएंटेड है सारा का सारा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के टर्म में, जितने भी वेव हैं हमारे, जिसमें कि तुम्हें पता नहीं विजिबल है या नहीं है, ये विजिबल होगा नोट्स में बेटा, अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो नोट्स खोल लेना। इस रीजन में देखो, ये जो रीजन मैंने बनाया है ये विजिबल लाइट रीजन है, जिसको कि यहां से निकाला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ तुम्हें पता है कि किसका होता है, रेड का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का, मतलब 700 के आसपास रेड का वेवलेंथ होता है। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे कम ये क्या है, विबजियोर है ना, ऐसा ये इंक्रीजिंग टर्म में है,
400, यानी कि वैसे 350 भी लिख देते हैं कहीं कहीं, 350 से लेकर 750 तक विजिबल रीजन का लाइट रे है, जिसको यहां बताया। ठीक, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस रीजन में यहां पे फ्रीक्वेंसी है और इस रीजन में वेवलेंथ है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, तुम्हें शायद थोड़ा यहां पे ज्यादा दिख पाए, ये ज्यादा बेटर हो। हाँ शायद, वैसे नोट्स में दिखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जूम हुआ है, फोटो मैंने लिया था एक बुक से, तो ये बहुत ज्यादा जूम हुआ है, इसीलिए शायद तुम्हें विजिबल रीजन में कम दिख रहा हो। ओके, ऐसा ही रहने दो। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का एज इट इज डिटो कॉपी डायग्राम है बेटा। इस डायग्राम में मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूं तुम्हें, क्योंकि इस डायग्राम में जो चीज है वही है। अब यहां पे क्या है, यह है गामा रेज, देखो जरा सा क्या है, यहां पे है गामा रेज, ये एक्स रेज, ये अल्ट्रावायलेट। विजिबल रीजन के ऊपर वाले रेंज में ये 3 वेव हमारे पास हैं, गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट। नीचे वाले रीजन में क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन, एफएम वेव, एएम रेड, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये रीजन में कौन से हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न तुम्हें समझना है। एज इट इज तो रट्टा कितना मार पाएगा कोई बच्चा। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, इसके सब्स्टिट्यूट में हमेशा एक क्वेश्चन देगा, इसीलिए। और अगर तुम्हारे बुक में है भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस बार ना एनसीईआरटी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है यार नीट में, तो नीट वाले बच्चे को तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जेईई मेंस में कभी नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, और एडवांस का तो सिलेबस ही नहीं है ईएम वेव। और स्कूल में क्या आएगा, ये आएगा स्कूल में यूसेज आएगा, बोलेगा रेडियो वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ईएम वेव, याद है तुम्हें? कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी और ईएम वेव भी। तो यहां पे इसके कौन से एम्पलीट्यूड बैंड में आता है, फ्रीक्वेंसी 1000 होता है। अब ये चीज अगर बेटा तुम्हें याद है ना तो ठीक है, अदरवाइज किसी काम का नहीं है, यही मैं तुम्हें बोला था। इस स्पेक्ट्रम में कोई ऐसा फिजिक्स नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, राइट। बस ये सारा हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये याद रखना कि 350 से लेके 750 तक लाई करता है ये। वैसे 400 से 700 तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में एससी वर्मा लोगे तो 350 से 750 लिख देगा ये। तो ये हमें पता है कि बाहर ऊपर वाले रीजन में गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, रेडियो वेव, लॉन्ग माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स यहां पे लाई करता है। ओके, एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है कभी कभी बेटा कि ये कुछ जो माइक्रोवेव्स हैं इसके यूसेज क्या क्या है, ये पूछेगा तुमसे बोर्ड में यार। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है बेटा? ओके, जरा देखा, ठीक है सर। यहां पे पूछेगा माइक्रोवेव का क्या यूज है, ये रहा यूसेज इसका। इट इज यूज इन रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इट इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन। तुम लोग सब जानते हो, घर में यूज करते रहते हो, माइक्रोवेव खाना बना लेते हो फटाफट गर्म करके, है ना? तो अल्ट्रावायलेट रेज का क्या है, ये प्रोड्यूस होता है सन से, स्पेशली लैंप से, वेरी हॉट बॉडीज से। इसके फ्रीक्वेंसीज 8 × 10 का पावर 14 से 5 × 10 का पावर 16 के रेंज में होता है। वेवलेंथ जो होता है 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर में लाइज होता है। तो ये इस तरीके से तुम्हें विजिबल लाइट के बारे में, इसका इंफ्रारेड का क्या यूसेज है वो तुम्हें यहाँ पे बताएगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, ये चीज तुम्हें सारे वेव के थोड़े पढ़ लेने, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो लिखा है, कहानी की तरह नहीं लिखाया है मैंने, इसलिए मैंने ऐसे नोट्स दिए हैं तुम्हें, ठीक है? तो एक बार रीड करना है और ये कवर अप हो जाएगा पूरा का पूरा तुम्हारा, और बोर्ड के लिए ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे आएंगे बेटा, एग्जाम में आएंगे। ओके सर, समझ में आया। अगला देखो, यहां पे ये वेवलेंथ का रेंज है। इन जनरल ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम मानो तो ये छोटा सा डायग्राम में सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है, ठीक। रेडियो वेव 0.1 मीटर से ज्यादा का वेवलेंथ होता है, और रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स में इसका प्रोडक्शन होता है रेडियो वेव्स में।
ओके, लाइट तुम्हें पता ही है 700 400 के बीच में होता है, अल्ट्रावायलेट का 400 से 1 नैनोमीटर के बीच में होता है, एक्सरेज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर में होता है, गामा रेज लेस देन 10⁻³ तो ये टेबल को अगर पढ़ोगे तो पीछे वाला 90% चीज कवर हो जाएगा। लेकिन एक्सरेज के बारे में, गामा रेज के बारे में तो अभी बात डिटेल में करेंगे भी, वो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें पूरा बताऊंगा मैं कि कैसे गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअल में गामा रेज प्रोड्यूस इसलिए होता है क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में जाता है तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाने में गामा रे का प्रोडक्शन होता है। एक्सरे कूलिंग ट्यूब से जनरेट होता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। एक्सरे का यूज हमारे बॉडी का स्कैन करने में यूज होता है ना, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज लाने के लिए यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेडिकल साइंस में एक्सरे का, राइट। तो ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा जो अभी बताऊंगा मैं, एक्सरेज पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा। एक्सरेज के प्रोडक्शन बताऊंगा, कूलिंग ट्यूब से कैसे एक्सरे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है मेटालिक टारगेट के ऊपर, और वहां पे दो तरीके का एक्सरे प्रोड्यूस होता है, एक कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो ये तो डिटेल में भी बताऊंगा, ये दोनों रेज, गामा रेज एंड एक्सरेज। तो ये सारा का सारा आप क्या बताना चाह रहे थे कि स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, और बोर्ड के लिए, मेंस में नहीं आता है इससे क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारा चीज मैंने बता दिया है तुम्हें, जो भी चीज तुम्हारे लिए रखा हुआ था मैंने और जो तुम्हें चाहिए था। एक चीज और मैं तुम्हें बताना पसंद करूंगा बेटा, लास्ट, वो है एनर्जी ऑफ ईएम वेव। क्या पढ़ाऊंगा? एनर्जी ऑफ ईएम वेव, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में यहां दिया हुआ है। एक्चुअल में वो मैं हमेशा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाता हूं, ठीक, कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है लाइट में, लेकिन एनसीईआरटी में ना इसी चैप्टर में दे रखा है यार। वैसे तुम्हें यहां पढ़ो या वहां पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ताकि तुम्हें कोई परेशानी कभी नहीं आए। ओके सर, तो मैंने हेडिंग दे दिया इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो जब इंटेंसिटी की बात करते हो तो इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये टाइम और एरिया, यानी कि आई जो है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बिल्कुल यही है बेटा। अच्छा, अब समझ में आया। तो एनर्जी यहां पे क्या है? एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। और ये दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरा क्या है? देखो जरा ध्यान से देखो, ये दूसरा क्या है? देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे इस जगह पे देखो जरा बेटा, इस जगह पे यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, है ना। एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, एक 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे अलग अलग, तभी तो बताया था। तो यहां पे जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है नेट ईएम वेव का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अगर है E0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो, अच्छा एक्स यहां नहीं, वाई यहां लिख दो, वाई यहां लिख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो उसका भी क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में ही होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स में ही होगा, और ये वाई में होगा। अब ये जेड होगा या माइनस जेड, वो कैसे निकलेगा? ये y क्रॉस समथिंग इज इक्वल टू x, क्योंकि ये वेव जो है वो लेफ्ट टू राइट ही जाता है, तो प्लस आई कैप ही लिखोगे इसे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस आई कैप में ही है। तो यहां पे क्या होगा वो भी तुम बता सकते हो फटाक से, यस बता दो। y डायरेक्शन मान लो x क्रॉस y इज इक्वल टू z, x इधर है y इधर है, z इधर है, तो x क्रॉस y इज इक्वल टू z। अच्छा, तो y में है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, और ये है x की तरफ, तो किधर आया? z की तरफ आया, है ना। किधर आया? z की तरफ आया। किधर आया? z की तरफ आया। क्या आया z की तरफ? पाम। तो y क्रॉस z इज इक्वल टू x, तो ये आया वो है किधर? z की तरफ। अच्छा, तो देखा कैसे चेक किया, माइनस z भी आ जा सकता था ये, अगर मैं इसे चेंज करूं कुछ तो। ओके, तो ये अगर नेट एनर्जी की बात करता है, तो ईएम वेव के पास जो एनर्जी है, एनर्जी वो क्या है? एनर्जी ऑफ ईएम वेव की बात करोगे अगर, तो एनर्जी यहां पे, एनर्जी टोटल जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, छोड़ो डेंसिटी के बारे में भी बात करता हूं, मैग्नेटिक एनर्जी है ना, मैग्नेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों में है।
मैग्नेटिक एनर्जी याद करो मैंने बताया था b²/2μ0 और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया था ½ ε0 इन जनरल ईएम वेव का जो टोटल एनर्जी है वो ये है बेटा, वो ये है बेटा। तो एवरेज एनर्जी की अगर तुम बात करो, किसका? एवरेज एनर्जी की अगर तुम बात करो ईएम वेव का, तो क्या करोगे बताओ? सर ई एवरेज ले लेंगे, ई एवरेज। तो ई एवरेज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का भी एवरेज है ना एनर्जी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एवरेज। हाँ, तो बी एवरेज अगर तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा b²/2μ0 और b का वैल्यू ऐसे फंक्शन में आएगा। हाँ, तो क्या लिखोगे? b02/2μ0 और ध्यान देना बेटा अच्छे से, यहां पे हो जाएगा sin²ωt−kx और इसका एवरेज कितना? ये कांस्टेंट का एवरेज तो वही, इसका एवरेज कितना? हाफ। याद है तुम्हें बताया था अभी तुरंत एसी में sin² का एवरेज वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है सर। तो ये क्या हो जाएगा? b02/2μ0 इंटू हाफ। हाँ, और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही सब आएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? E0² है ना, E0² हाफ ε0 E0² इंटू 1/2, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू भी लिख दिया, उसमें भी तो sin² है। हाँ सर, समझ में आ रहा है मुझे कि इसका भी sin² का एवरेज वैल्यू हाफ होगा, इसका भी हाफ होगा। तो यहां से जो टोटल एनर्जी है ना बेटा ईएम वेव का, वो आ जाएगा इंटू हाफ, और इसका भी इंटू हाफ। तो ये 1/4 हो चुका है ना, क्या हो चुका है? 1/4 प्लस ½ ε0 E0² इंटू 1/2। यार ये चीज अगर किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत है ना बेटा, तो उसको एसी का चैप्टर देखना चाहिए। मैंने sin² का एवरेज वैल्यू हाफ बताया था, और यहां से मैंने देखा कि एवरेज एनर्जी जो है ये क्या है? यू लिखता हूं, म्यू नहीं, म्यू तो डेंसिटी से, यू एवरेज जो है ईएम वेव का वो हो जाएगा b02/2μ0, ये 4μ0 प्लस 1/4 ε0 E0²। और अभी मैं ये चीज तुम्हें बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ईएम वेव का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ईएम वेव का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, ये बोल रहा हूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक वेव और एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक वेव ये दोनों सेम होता है, यानी कि ½ ε0 E0² और b02/2μ0 दोनों बराबर होता है। हाँ, एनर्जी कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है ईएम वेव का। प्रूफ करना है, इसे प्रूफ कर सकते हो क्या? प्रूव इट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द केस ऑफ ईएम वेव इज सेम। प्रूफ कर पाओगे क्या? बहुत आसान है, तुरंत प्रूफ कर लोगे। बताओ कैसे? बताओ कैसे? सर इलेक्ट्रिक वेव है ही और मैग्नेटिक वेव है ही, एक काम करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ई इलेक्ट्रिक वेव और ई मैग्नेटिक वेव दोनों का रेशियो ले लो। तो ये इलेक्ट्रिक वेव क्या होगा? ½ ε0 E0² और मैग्नेटिक वेव क्या होगा? b02/2μ0। तो ऊपर हो जाएगा 2μ0, ये और ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा E0/b0 का होल स्क्वायर। बोलो। और ये हो जाएगा ε0 μ0। बोलो, मजा आया? बोलो। और ये क्या हो गया यार? ये अभी तो बताया सर वेलोसिटी सेलेक्टर से, ये तो अभी तुरंत बताया है सर आपने कि ई जो होता E0/b0 तो c के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और ये देखो यहां पे तुम्हें पता होगा 1/√ε0 μ0 जो होता है वो भी c के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया जरा देखो तो, ये किसके? ऑल्सो ये भी पता शायद होगा, तो ये किसके बराबर होगा? ये इधर तो ये हो जाएगा 1/c, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ε0 μ0, और ये हो जाएगा 1/c², और ये हो जाएगा c। तो ये फाइनली क्या हो चुका है? ये हो चुका है c²। ये क्या हो चुका है? ε0 μ0 1/c², और ये क्या हो चुका है? c²। खुपाच कितना? 1।
यानी कि इलेक्ट्रिक वेव जो होता है और मैग्नेटिक वेव जो होता है ये दोनों का रेशियो 1 है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक वेव का और एनर्जी का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक वेव का, ये दोनों एनर्जी बराबर होता है। बोलो मजा आया तो हाँ, ना आया तो ना। यस सर। और अगर मैं बोलूं एवरेज एनर्जी कितना होता है, अब तुम्हें पता है कि ये और ये दोनों बराबर है तो कोई एक ले लो। यस, तो अगर मैं बोलूं एवरेज एनर्जी ऑफ ईएम वेव, तो वो ये दोनों बराबर है, तो सेम चीज को दो बार ऐड करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर इसी को इसके से रिप्लेस कर दो तो बी नॉट स्क्वायर बाय 2 मी नॉट, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 मी नॉट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये है बेटा एनर्जी ऑफ ईएम वेव तुम्हारा। क्या बात समझ में आई? टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव जो होता है, एवरेज एनर्जी जो होता है, इंटेंसिटी के टर्म में मैंने तुम्हें बताया है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए एंड खुश रहिए बच्चा लो।